तो ये जो ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत में बहनों से माफ़ करवा लिया जाता है हिस्सा, मैं इसको छोड़ इस तरह दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे यूँ है, तो मेरी गुड़िया है, तुझ पे कोई वक्त होगा तो मैं कर दूंगा, फिर इस पे क्या कहता है? इसमें सबसे बड़ा कसूर वो बहनों का खुद है, बेटियों का खुद है, किसी और का नहीं है। अब ये देखेंगे हम लोग बेतहाशा फजूल बातें करते हैं कि जी हम तो अपनी बेटी के घर से, बहन के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीते, उसकी पूरी जायदाद खा के बैठ जाते हैं। अरे वाह, तब हमारी गैरत कहाँ जाती है? बेशक। और यहाँ पे आई स्वेयर मैंने ऐसे ऐसे डिसेंट पढ़े लिखे और दीनदार लोगों को देखा जिनको देखने वाला इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये किसी के 1 रुपया भी खा सकते हैं, और वो दावा करते हैं कि हमें कोई साबित करें हमने कभी किसी के 1 रुपया खाया हो, और बेटी की बहन की पूरी पूरी विरासती जायदाद खा के बैठे होते हैं। और ये एक घर की कहानी नहीं। अब अगर इसके फैक्ट्स चेक करें, फिगर्स चेक करें, तो 90% लोग पाकिस्तान में बेटियों और बहनों को विरासती जायदाद से महरूम रखते हैं। या तो वो मुकम्मल तौर पर हिस्सा देते ही नहीं है, या वो एज पर मेरिट नहीं देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, और वो उससे लिखवाते हैं पूरा कि मेरे भाइयों ने मेरी बाप की विरासती जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दिया है। उसके बाद वो हाजी नमाजी पूरे रहते हैं, उनकी दाढ़ी माशाल्लाह पूरी रहती है, उनके माथे पे मेहराब भी पूरा रहता है, लेकिन बेटी की जायदाद पूरी कहाँ गई ये कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मजहबी रिवायत में ये विरासत का जो हुकूक है हमारे यहाँ इसको बेईमानी माना नहीं गया। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं। अभी मेरे सामने एक केस ला था जिसमें मैं उनकी सुलह के लिए कोशिश कर रहा था। उसमें भाई ने ये वर्ड यूज़ किए कि जी हमारे वालिद साहब ये कहते थे कि जो ती भैन हिस्सा मंगल लग पे ना, यानी जायदाद में से अपना मुतालबा करना शुरू कर दे तो बगैरत हो जाती है। हाय हाय, ये भाई ने वर्ड यूज़ किया, आई स्वेयर। और ये एक घर की कहानी नहीं है, बेतहाशा घरों की कहानी है। अपना हक मांगने पे बेटियां बगैरत और वो बगैरत नहीं होता जिसका हिस्सा खा के बैठा होता है, वो बगैरत नहीं होता जो उससे इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे प्रॉपर्टी छिड़वा रहा होता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 हिस्से दे दिया तो आप तीसरा बेईमानी से ये इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका क्या बन जाएगा? इनका कुछ भी नहीं बनता। काशिफ साहब मुझे बताएं, ये जो बहनों का हक खा के बैठ जाते हैं उस वक्त आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी, वो बहनें क्या सोच रही होती हैं, उनके जहन में क्या चल रहा होता है, उनको क्या सोच आती है, किस हालत की शिकार होती हैं? अभी बैरिस्टर साहब ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया बहनें क्या सोच रही होती हैं। वो इतना भाई से प्यार करती हैं कि वो FIR ही नहीं देती उनके ख़िलाफ़, वो एप्लीकेशन नहीं देती उनके ख़िलाफ़। वो कहती हैं कोई बात नहीं, मेरा भाई है, वो कुर्बानी दे देती हैं भाई को। फिर आल्दो कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उनका भी कसूर है, लेकिन वो क्या करें, उनका खमीर बना है कि भाई से प्यार करना सिखाया गया उनको कायनात के सबसे बड़े रहमत कुनैन ने यह बताया कि बेटी के दिल में रहम दिली होती है अपने माँ बाप और अपने भाई के लिए। इस वजह से वो ये सोच रही होती हैं कि कोई बात नहीं, अगर हिस्सा नहीं दिया अल्लाह इसका भला कर दे। क्या बात है जी। शर्म उनको करनी चाहिए जो इस दुआ के होते हुए भी नहीं सोचते। अभी सर ने कहा कि मर्द को 2 हिस्से और बेटी को, तो इसकी वजह ये थी कि उस मर्द के ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई, उसने वालिदैन की उनको संभालना है, उसने उस घर का इलाज कराना, इस वजह से, वरना दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा। को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। अब कानून की जो ये एक मदद है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं? वो बहनें, वो बेटियां जो अब अपना हक लेना चाहती हैं, कंप्लेन करना चाहती हैं, कोई ऐसे कंप्लेन सेंटर्स, कोई ऐसी लाइव कॉल्स जहाँ पे हेल्पलाइन कॉल्स जहाँ पे कर सकें, क्योंकि देखें जिन लोगों ने हक मांगना है, जिन लोगों के हालात ख़राब हैं, वही अपना हक मांगेंगे ना। अच्छे बुरे हालात में शादी के बाद अगर शौहर अच्छा नहीं है या ख़ानदान वाले अच्छी नहीं है और पैसों की ज़रूरत पड़ी उनको, वो भी मांगेंगी। तो उनके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वकीलों की फ़ीसें भी दे सकें। तो कोई ऐसा आप रास्ता एलैबोरेट कर दें, बता दें। होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ सिविल कोर्ट्स में भी जहाँ पे वो केसेस जहाँ पे बहनों की विरासती जायदाद के इशू है, हम उनको लैदा करें। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में विरासती जायदाद से रिलेटेड लाखों केसेस पेंडिंग आ रहे हैं, और बड़ी माजरत के साथ हमारी जो लोअर जुडिशरी है इसमें भी अक्सरियत जजेस की इस पर ट्रेनिंग नहीं है। पुराने इंतकाल तोड़ते हुए उनको एक बार तकलीफ़ होती है कि यार हम अपने कंधों पे वज़न क्यों लें, और इस तरह के केसेस में आम तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं हाई कोर्ट में आकर। हाई कोर्ट में आते हुए एक आम आदमी या ख़ास तौर पर ख़ातून वो मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करती है। अब जुडिशरी, मेरी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है इसमें कि लोअर जुडिशरी में जजेस की तो ट्रेनिंग पर, और सेकेंडली विरासती जायदाद के लिए सेपरेट कोर्ट्स का क्याम, जैसे हमने कंज्यूमर कोर्ट सेपरेट किए, इसी तरह हम विरासती जायदाद से इनहेरिटेंट कोर्ट्स सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये सेपरेट कोर्ट्स नहीं होंगे तब तक एक तो ये बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमने इसके लिए अम्बड्स पर्सन कायम ज़रूर किया, जो ख़वातीन के बरात, जैसे मैं पहली बेट्स कर रहा था, लेकिन अम्बड्स पर्सन एक चीज़ पर आकर अटक जाते हैं, वो ये है कि जहाँ पे इंतकाल हो चुका होता है पास, वो उसको कहते हैं जी कि चूँकि इंतकाल पास हो चुका है और पुराना है, हम खुद पे बर्डन नहीं लेंगे, आप सिविल कोर्ट चले जाएँ।
सिविल कोर्ट जाके फिर वही 10-12 साल की प्रैक्टिस। हालांकि इसमें हमारे सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें यह है कि लोअर जुडिशरी 6 मंथ के अंदर केस को वाइंड अप करेगी, लेकिन 6 मंथ्स में वाइंड अप होते नहीं है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, हम लोग उसको लिंगर ऑन करते हैं। जिस तरह की इस डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें लॉयर्स की भी गलती है, कुछ लॉयर्स जो इसको लिंगर ऑन के तरफ लेके जाते हैं। अब ओबियसली जो भाई ज़मीन दबा कर बैठा हुआ है ना, उसकी तो कोशिश होगी कि ज़मीन का कब्जा मेरे पास है, केस जितना लटकेगा मेरा उतना फ़ायदा है। और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते 20-25 साल भी गुजर चुके होते हैं, वो 20-25 साल उसको इंजॉय कर रहा होता है। इवन देहातों में या शहरों में जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, 20-25 साल में उससे जो फ़ायदा उठाते हैं, वो उसके कोर्स से कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके होते हैं। तो जब तक इनके खिलाफ कंटिन्यूसली ख़वातीन स्टैंड नहीं लेंगी, अपने राइट को नहीं पहचानेंगी, और तीसरी बात यह कि उनकी हिस्से के ऊपर आगे बहुत से लोग हैं जिनका हक है, उनका अपना भी, सबसे पहले मेरी ज़ात पर मेरा हक है, और फिर आगे जो मेरी नस्ल चल रही है उसका भी हक है। और मैं बदकिस्मती से कहता हूँ, ये मुझे या सर को नहीं बात करनी चाहिए थी, ये आवाज़ हमारी वो उन बहनों को उठानी चाहिए थी जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये एक जेन्युइन इशू है, हर घर का इशू है। 90% ख़वातीन को विरासत जायदाद में बेरहमी से बेदखल किया जाता है। आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? कौन सा देहात, कौन सा शहर पाकिस्तान में ऐसा है जहाँ पे ये गंदी हरकतें नहीं हो रही? कौन सी ज़ात बरादरी ऐसी है जहाँ पे ख़वातीन को विरासत जायदाद से महरूम नहीं किया जा रहा? कौन सा तबका है जो विरासत जायदाद में बेटी को, बहन को महरूम नहीं करता? जबकि हमारा मजहब भी इस चीज़ की जो है यस, तो आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? अब अपने भाई को, अपने बाप को खुद जहन्नुम में फेंक रही हैं। अगर आप उन पे रहम करती हैं ना, तो उनको आप ये छोड़कर तो आज की औरत मजलूम खुद बन रही है, खुद मजलूम बन रही है, खुद हासिल नहीं करती और ना लेना चाहती। जेन्युइन इश्यूज पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? मेरा क्वेश्चन है। वेरी नाइस। कोई एक ऐसी मैसेज में चाहूँगी इस तरीके के हिसाब से, जो बेटियां भी अपने हुकूक नहीं ले रही हैं, जो पेरेंट्स भी नहीं दे रहे, जो भाई ऐसे सांप बन के अपनी विरासत पे हमला करके बैठे होते हैं और बहनों को पूछते तक नहीं है, माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ लाताल्लुक हो जाते हैं, हक मांगना तो दूर की बात है, फिर रिश्ते तो बेचारियों को वैसे ही पता नहीं होते। आपको पता है कैसा माशरा है, तो आई वुड लाइक टू एलैबोरेट कोई अच्छा सा मैसेज आप प्लीज़ हमारे माशरे को। फिज़ा, जो रिश्ते साहब ने बात बड़ी अच्छी की, असल में वो बहनें किस तरह मांगे, बचपन से उनको बताया गया अगर तुम बोलोगी ना तो स्टिग्मा ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है कि तुम अच्छी औरत नहीं हो अगर तुम अपने भाई के बारे में, अपने बाप के बारे में कि उसने जायदाद, तुम लालची हो। जी बिल्कुल, ये कहा जाता है बकायदा। और उनके जैसे इन्होंने अल्फाज बोले, वो उनके लिए स्टिग्मा ऐड कर दिया गया। कोई भी बहन बोलने को तैयार नहीं, इस डर से कि मुआशरा क्या कहेगा। और सर ने अभी बात की कि ये आवाज़ उठानी चाहिए उन NGOs को, उन हुक्मरानों को। मैं कहता हूँ मिंबर पे उठनी चाहिए भाई, मस्जिद के ऊपर हर जुमे में 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हम बेटियों को हक क्यों नहीं देते उनका। क्यों नहीं मौलवी साहब बात? क्योंकि उन्होंने खुद भी किसी का हिस्सा खाया होता है, मेरे जैसे कईयों ने हिस्सा खाया होता है। तो फिर कैसे बात करूं मैं? बात वो करेगा जिसने हिस्सा नहीं खाया, जो उस पर बिलीव करता है। आपने कहा कोई एक एग्जाम्पल, मैं तो हमेशा रोल मॉडल से एग्जाम्पल देता हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमात रसूल को किताबों के औराक से निकाल के ना, ये कुरान और हदीस से लोगों के किरदार में, कल्ब में, दिमाग में, एक्शंस में शामिल किया जाए। ये बातें ना करे, तसव्वुफ़ बरज़बां शायरी गुफ्तन खूब बस्त। बातें करना बहुत आसान है, मौलाना रूमी ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाके अपनी फितरत में या नूरी है ना नारी है। जिस दिन आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, तीनों चीफ्स अपने ओपनली कहेंगे कि ये देखें मीडिया पे मैंने अपनी बहन को हिस्सा दिया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वाह, नीचे तक जाएगा ये। आप एक शुरू तो कीजिए, एक एग्जाम्पल, एक कंपेन चलाइए। आप कहिए मैंने किया है, मैं गरीब नहीं हुआ। और याद रखिए, गिविंग से मिलता है, पकड़ कर रखने से छूटता है हमेशा। ये खाल के कायनात का हुक्म। कहते हैं ना कि किसी का रास्ता अगर हम रोकेंगे और किसी का रास्ता रोकने के लिए किसी जगह खड़े, तो उसका मतलब हम भी तो वहीं खड़े ना जहाँ पर किसी को रोकने के लिए खड़े, हम भी तो आगे नहीं बढ़ रहे। सर तो ये लोग भूल जाते। कितनी खूबसूरत हदीस है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला है। और आप भाई देने वाला बने तो सही, उस बहन की दुआ से वो जितना दिया उससे 10 गुना भाई को मिल जाएगा। बिलीव तो होना चाहिए इंसान का। इसका आप भी मैं चाहूंगी कुछ। हाँ, सूरह फजर में अल्लाह ताला ने जहाँ पे कौम फ़िरऔन का जिक्र किया, समूद का जिक्र किया, वहाँ पे एक नेक्स्ट आयत आती है वताकुलून तुरासा अकल लम्मा, कि अपनी विरासत को लपेटते हैं। वो तो हिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल को समेट कर रखते हैं। तो जहन्नुमियों की और फ़िरौनों की, आज के फ़िरौन की अल्लाह ताला ने ये बताया हुआ है कि वो जो विरासत के माल को समेटते हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मत क्या हो सकती है? अपनी बहन और अपनी
बेटी के माल को आप समेटने पे लग जाएं। वाह जी, ज़बरदस्त। वाह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई होप आपको आज हमारे इस प्रोग्राम से और इस टॉपिक पे जो हमने बात की है, इस पे आवाज़ उठाई है, आपको कुछ समझ आई होगी। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनी जो बहनें हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिनको हक़ नहीं मिला, जिन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने कहा छोड़ो, नहीं, आपने अपना हक़ नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ेंगी तो फिर आप जैसी बहुत सारी अपना हक़ छोड़ के बैठेंगी और फिर इसी तरह हमारा माशरा जो तकलीफ़ों में और रुलता रहेगा और इसी तरह हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे कि हमें बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, हमें पूछा नहीं। आप अपने हक़ की आवाज़ उठाएं, बल्कि अपनी रहती ज़िंदगी में अपने वालिदैन से जब भाई को गिफ्ट की जाए प्रॉपर्टीज़, तो फिर आप भी बोलें कि मेरा गिफ्ट किधर है। जैसे आप चॉइस के लिए लड़ते हैं बचपन में, उसी तरह अब्बू अम्मी से आप बात कर सकते हैं, मगर अपने हक़ के लिए बात कीजिए, आवाज़ उठाइए, ताकि आगे की ज़िंदगी रुल के ना गुजरे। आपसे मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।